दोस्तों मौर्य सक्सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का इतिहास का आज हम लोग बोर्ड मॉडल देखते हैं। यह जो इतिहास का बोर्ड मॉडल है वो जैक के द्वारा अर्थात झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान परिषद रांची के द्वारा जारी किया गया है, प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा। और ये जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2024-2025 के जो अभी जो बच्चे जो है वो 12th का एग्जाम देंगे उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू के साथ साथ सब्जेक्टिव का भी प्रश्न आंसर करते हैं क्योंकि इस प्रश्न में मतलब कि ये जो बोर्ड मॉडल है इसमें कुल 80 पूर्णांक का प्रश्न दिया गया है, जिसमें 30 आपका 1 नंबर अर्थात एमसीक्यू रहेगा और 50 जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो सब्जेक्टिव रहने वाले। तो आज हम लोग दोनों का आज हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखते हैं और इसका एमसीक्यू का जो प्रश्न है वो भी देखते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। ये लेटेस्ट ये जो इन्फॉर्मेशन है स्वयं पढ़ लीजिएगा, तो कुछ है ही नहीं। हम लोग सीधा टॉपिक पर आते हैं, इसको और थोड़ा जूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या कहा गया है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, ऑप्शन दिए गए हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी और एस.आर. राव। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि बौद्ध और जैन ग्रंथ में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ये है 10, ऑप्शन नंबर बी क्या दिया गया है 12, ऑप्शन नंबर सी है 14। और अगले ही प्रश्न में मतलब अगले पेज में है ऑप्शन नंबर डी 16। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 16, क्योंकि बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों की चर्चा किया गया है। और ये जो महाजनपद हैं इसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है, मगध है। और सबसे सर्वाधिक जो महाजनपद कहाँ मिले हैं, तो उत्तर प्रदेश में मिले हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 16 तो यहाँ पे दिया गया है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, अपने समय के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाई थी। मतलब अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ये दिया गया है, क्या है, अशोक। ऑप्शन नंबर बी रुद्रदामन, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क और ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात रुद्रदामन। रुद्रदामन ने क्या किया था कि अपने स्वयं के खर्चे से जो सुदर्शन झील कहाँ पे है, वर्तमान समय में गुजरात में पड़ता है, वहां पे इस झील का मरम्मत करवाई थी। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है। जी हाँ, मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी 9। हम लोग क्या करते हैं क्योंकि ऑप्शन तो ऑटोमेटिक पढ़ के भी क्या फायदा है, पढ़ के भी फायदा है क्योंकि ये अगले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो हम लोग सीधा आंसर ही आज देखते हैं क्योंकि ये यदि हम लोग ऑप्शन पढ़ते रहेंगे तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा और सही भी नहीं रहेगा। तो सीधा आंसर पर चलते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अर्थात 4। मतलब हमारे जीवन को 4 महत्वपूर्ण भागों में बांटा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी। जी हाँ, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी, तो रेहला नाम है एक पुस्तक था। अब बताना आप लोग को कि जो इब्न बतूता था वो किसके शासनकाल में भारत आया था और ये कहाँ का रहने वाला था, ये आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पद्मावत की रचना, जी हाँ पद्मावत की रचना है, तो पद्मावत की रचना किसकी है, तो ये क्या है, मलिक मोहम्मद जैसी है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का, क्योंकि पद्मावत की रचना यही किए थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था और ये भारत के किस दिशा में लड़ा गया था। मतलब कि उत्तर भारत में हुआ था या फिर दक्षिण भारत में हुआ था। तो 8वां का इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था दक्षिण भारत में। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर कि विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहता था। तो किसके साथ हमेशा संघर्ष चलता रहता था, तो बहमनियों से हमेशा संघर्ष चलता रहता था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर कि मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थी। कौन जो है वो मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थी। ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी और गैर सरकारी दस्तावेज, उस कालांश में बनी इमारतें एवं स्मारक, या इनमें से सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर है इनमें से सभी। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त कर दिया था। तो अकबर ने कब समाप्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1563 ईस्वी में। 1562 ईस्वी में तो अकबर का विवाह हुआ था जोधाबाई से। उसी एक वर्ष बाद अर्थात 1563 में क्या किया गया था,
तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। जी हाँ, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, तो आप लोग को ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है 1857, 1858। और अगले पेज में बात करते हैं, अगला पेज को सी नंबर में क्या है, 1859 या 1860। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 12 का, जो आप लोग को जैक में दिया गया है। तो जो संथाल विद्रोह हुआ था तो दरअसल 1557-58 के आसपास हुआ था, लेकिन आप लोग का जो जैक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो जारी किया गया है उसमें इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1859 ईस्वी दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। जी हाँ, 1857 के क्रांति में बिहार से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट और काफी सिंपल भी प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह। जी हाँ, वीर कुंवर सिंह जो है वो 1857 में बिहार से नेतृत्व किए थे, बिहार के आरा जिला के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि सहायक संधि की व्यवस्था किसने लागू की थी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। तो 14 का इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। जी हाँ, लॉर्ड वेलेस्ली ने ही सहायक संधि की व्यवस्था की थी। सहायक संधि में क्या हुआ करता था कि अंग्रेज अपनी सेना के कुछ टुकड़े को राजा के यहाँ रखते थे और धीरे धीरे उसके जितने गुप्त सूचनाएं हैं वो इकट्ठा करते थे और फिर बाद में उस साम्राज्य पर कब्जा कर लेते थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर कि संविधान सभा का संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ, कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। 16 की बात करते हैं कि कलकत्ता का सर्वोच्च, जी हाँ, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 1773 ईस्वी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी 1773 ईस्वी में कोलकाता में अर्थात कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था, क्योंकि पहले भारत का जो राजधानी था वो अंग्रेजों के द्वारा कोलकाता में ही बसाया गया था। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। जी हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। जी हाँ, कैबिनेट जो मिशन है वो भारत कब आया। तो ये मार्च 1986 ईस्वी में आया, मार्च 1946 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ किया गया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब किया गया था और कहाँ किया गया था। तो 1906 ईस्वी में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जाता है कि भारत में कितनी रियासतें थी, अर्थात भारत में कुल कितने देशीय रियासतें थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 562। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था। तो गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी को हुआ था। आप लोग को बताना है कि गुरु नानक का जो जन्म हुआ था, गुरु नानक जी का वो कहाँ पे हुआ था। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की कि किस आत्री को मध्यकालीन आत्रियों का सरताज, अर्थात सरताज मीन्स क्या होता है, राजकुमार भी कहा जाता है। तो 22 का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मार्को पोलो को। ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि किस आत्री को मध्यकालीन आत्रियों का सरताज कहा जाता है। तो मार्को पोलो को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्राणों की संख्या कितनी, सबको पता होना चाहिए कि प्राणों की संख्या कितनी होती है। प्राणों की संख्या 18 होती है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं 24 को, महाभारत के फारसी अनुवादक का नाम क्या था। जी हाँ, मतलब कि जो महाभारत के जो फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था और उसका जो नाम क्या था वो प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका प्रश्न का आंसर क्या होगा, रज्मनामा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी काफी सिंपल प्रश्न है, किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि पीर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो पीर मीन्स क्या होता है। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अर्थात गुरु।
पीर का मतलब क्या होता है? पीर होता है या फकीर होता है, इस सब का मतलब क्या होता है? गुरु। पीर एक प्रकार का उर्दू या फारसी भाषा है और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुरु है, तो इसका अर्थ गुरु होता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, बारबोसा। बारबोसा कहाँ के यात्री थे? जी हाँ, बारबोसा कहाँ के यात्री थे? तो ये पुर्तगाल के थे। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था? मतलब पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1813 ईस्वी को। 29 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि हड़प नीति किसने लागू की थी? जी हाँ, हड़प नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? तो हड़प नीति जो है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। और अंतिम प्रश्न की बात करते हैं कि कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ पे किया गया था? तो ये मद्रास में किया गया था। मद्रास का भी वर्तमान नाम क्या है? तो मद्रास का भी वर्तमान नाम चेन्नई है, दक्षिण भारत तथा तमिलनाडु की एक राजधानी है। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए, अगला जो प्रश्न है वो आप लोग को सब्जेक्टिव है और ये जो जितने भी सब्जेक्टिव है वो हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलते हैं, चालू करते हैं। ये प्रश्न सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव में 52 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहा गया है? तो 52 नंबर ये प्रश्न ये नहीं होगा, ये 52 नंबर प्रश्न नहीं, 31 नंबर प्रश्न से होगा, क्योंकि जो 52 नंबर जो प्रश्न था वो सबसे अंतिम प्रश्न था। तो यहाँ से आप लोग का सब्जेक्टिव चालू है। यहाँ से जितने भी सब्जेक्टिव होंगे ये शुरू जो बार होंगे, वो शुरू बार में क्या होगा? 1 लाइनर होगा प्रश्न, उसके बाद 3-4 नंबर के प्रश्न होंगे, उसके बाद बड़ा वाला अर्थात 5 नंबर वाला प्रश्न होगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इतना जितने भी यहाँ पे सब्जेक्टिव ये जो प्रश्न उत्तर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेम इसी प्रकार से जाके आप लोग बोर्ड एग्जाम में अर्थात इंटर एग्जाम में सीधा कॉपी कर दीजिएगा। टीचर पूरा का पूरा नंबर देगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता आधुनिक पाकिस्तान और पश्चिमोत्तर भारत में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। उसके मुख्य केंद्र क्या थे? हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, धौलावीरा था, राखीगढ़ी था, कालीबंगा था और लोथल था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 32 नंबर प्रश्न कि शक संवत का आरंभ किसने किया था? तो शक संवत की शुरुआत कनिष्क अर्थात कुषाण वंश के राजा के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 38 ईस्वी में किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर कि नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? तो जी हाँ, नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? भरत मुनि है। यह प्राचीन भारतीय नाट्य कला, नृत्य और संगीत का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की कि सांची के स्तूप की खोज किसने किया था? तो सांची के स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में जनरल टेलर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। इस 1 लाइनर क्वेश्चन है कि ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो पुस्तक की रचना है वो किसके? फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा किया गया था। जी हाँ, फ्रांसवा बर्नियर अर्थात फ्रांकोइस बर्नियर के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर कि सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे? तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में अलवार संतों अर्थात वैष्णव परंपरा और नयनार संत मतलब कि शैव परंपरा द्वारा किया गया था। कहाँ पे हुआ था? दक्षिण भारत से शुरुआत हुआ था। वहीं क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं कि बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ हुआ करते थे? तो बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी की जो शुरुआत में गुलबर्गा थी, जिसे बाद में बिदर में स्थानांतरित कर दिया गया। जी हाँ, पहले गुलबर्गा थी और बाद में बिदर स्थानांतरित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के समय कार्यभार को संभाला था। अगला प्रश्न की बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अस्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं और इसकी प्रमुख विशेषताएं को लिखे। तो अस्थायी बंदोबस्त देखते हैं। देखिए, ये जो अस्थायी बंदोबस्त है वो 1793 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। यह एक राजस्व व्यवस्था था जिसमें जमीन के मालिकों जमींदारों को अस्थायी रूप से भूमि का मालिकाना हक दिया गया और उनसे एक निश्चित राजस्व वसूला गया था। इसकी प्रमुख विशेषताएं को देखते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी? तो इसकी पहली विशेषताएं थी कि यह अस्थायी व्यवस्था थी जिसमें राजस्व की दर अस्थायी रूप से तय की गई थी। जमींदारों को भूमि के मालिक के रूप में मान्यता दी गई थी।
तीसरा विशेषता क्या था कि किसान जमींदारों के अधीन हो गए थे और उनसे लगान वसूला करते थे। अगली विशेषताओं की बात करते हैं। फोर्थ विशेषताएं कि यदि जमींदार राजस्व चुकाने में असफल रहते तो उनकी संपत्ति नीलाम कर दी जाती थी। और पांचवी विशेषता क्या थी, यह व्यवस्था किसानों के शोषण और उनकी स्थिति में गिरावट का कारण बनी थी। ये अगला प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, कि खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन कब शुरुआत किया गया था। तो खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 के बीच भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाया गया था। यह एक आंदोलन था जिसका उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा अर्थात मुस्लिम धार्मिक प्रमुख के पद और तुर्की साम्राज्य की रक्षा करना था। इसके महत्व के विषय में समझते हैं, इसका महत्व आखिर था क्या। यह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ा था और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बना था। कौन सा असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन के नेतृत्व मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली और अबुल कलाम आजाद ने किया था। 1924 में खलीफा के पद को समाप्त किए जाने के बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 का, कि अभिलेख से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। तो अभिलेख अर्थात ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जानकारी के स्रोत होते हैं। मतलब कि जो अभिलेख से आप क्या समझते हैं, तो अभिलेख क्या है, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जानकारी का स्रोत होते हैं जो पत्रों, ताम्रपत्रों, भोजपत्रों आदि पर लिखे गए होते हैं। इसके महत्वों के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं, इसका आखिर महत्व क्या था। पहला महत्व की बात करते हैं तो प्राचीन काल की घटनाओं, परंपराओं को समझने में काफी सहायक होती है। शासकों की नीतियों, युद्धों और प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। समाज की संरचना, धर्म, कला और वास्तुकला का अध्ययन करने में भी आसानी होती है। और चौथा, इसकी यदि बात करते हैं विशेषता या महत्व की, तो ऐतिहासिक अनुसंधान और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उपयोगी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर, कि कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। कि कृषि उत्पादन में महिलाओं किस प्रकार से अपना योगदान देती थी। तो महिलाओं की भूमिका देखते हैं। बीज बोना, महिलाएं बीज की बुआई और खेत तैयार करने में अपना प्रमुख भूमिका निभाती थी। वहीं बात करते हैं तो फसल की देखभाल, निराई, गुड़ाई, सिंचाई और खाद डालने जैसे कार्यों को भी महिलाएं ही करती थी कृषि में। फसल कटाई की बात करते हैं तो फसल काटने, अनाज इकट्ठा करने और भंडारण में सक्रिय भागीदारी निभाती थी। पारंपरिक ज्ञान, जैविक खेती और बीज संरक्षण में योगदान भी देती थी। घरेलू कृषि, पशुपालन, रसोई, बागवानी और छोटे स्तर की खेती को भी स्वयं ही संभालती थी। तो ये इसका महत्व था। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, कि संविधान सभा की प्रमुख समितियों का वर्णन करें। जी हाँ, तो प्रमुख समितियों के विषय में चर्चा करते हैं। तो पहला प्रारूप समिति था अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। वहीं संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं बात करते हैं कि संघीय संविधान समिति, जी हाँ, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। न्यायपालिका पर समिति के अध्यक्ष के कौन थे, के एम मुंशी थे। ये जितने भी हैं सब सारे संस्थाएं हैं। राज्य पुनर्गठन समिति राज्यों के सीमांकन पर विचार करती थी। वहीं छठा की बात करते हैं, छठा समिति क्या थी, तो सामाजिक आर्थिक अधिकार समिति, यह नागरिकों को अधिकारों पर केंद्रित थी। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं कि किताब उल हिंद पर एक लेख लिखे या लेख तैयार करे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि किताब उल हिंद, इसे बुक ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो किताब उल हिंद अल बरूनी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें इन्होंने एक भारत के धर्म, दर्शन, समाज, संस्कृति और विज्ञान का अध्ययन किया है। अब इसके महत्वों के विषय में चर्चा करते हैं कि इसका महत्व आखिर क्या था। यह भारत की प्राचीन परंपराओं और ज्ञान का एक प्रमुख स्रोत था। कौन था, तो ये कौन था, ये किताब उल हिंद अर्थात जिसे हम बुक उल हिंद के नाम से जानते हैं। आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा कि किताब उल हिंद के लेखक कौन थे। यह भारत का प्राचीन परंपराओं और ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। इसमें हिंदू धर्म, जाति व्यवस्था, खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्वेद का विस्तृत विवरण है। इसे मध्यकालीन भारत का एक दर्पण के रूप में भी माना जाता है। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर, कि महाभारत के महत्व पर प्रकाश डाले। मतलब महाभारत का आखिर क्या महत्व है। तो महाभारत हिंदू धर्म के एक प्रमुख ग्रंथ है। इसके बहुत सारे महत्व हैं। देखते हैं इसके महत्व। पहला महत्व क्या है, यह धर्म,
कर्म, नीति और न्याय का मार्गदर्शन देता है। इसमें भागवत गीता के माध्यम से जीवन के उद्देश्यों की व्याख्या की गई है। यह भारतीय इतिहास, संस्कृति, युद्ध और राजनीति का परिचय कराता है। इसमें पारिवारिक संघर्ष, नैतिकता के विषय पर चर्चा की गई है। ये महाभारत की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि आम लोग विभाजन को किस तरह देखते थे। तो आम लोग विभाजन को सामाजिक, आर्थिक, भावनात्मक त्रासदी के रूप में देखा। पहला क्या था कि इसका पहला जो कारण था, देखने का जो नजरिया था, पहला था दुखद स्मृतियां, मतलब दुखद सोच। लाखों लोगों ने को अपने घरों से पलायन करना पड़ा। मतलब कि आम लोग जो है वो जो विभाजन हुआ था, विभाजन का मतलब क्या था, 1947 ईस्वी में जब देश विभाजन किया गया था तो लोगों के सामने कौन से समस्या थे, वो किस प्रकार से देखते थे, इसी के विषय में इस प्रश्न में चर्चा करना है। तो दुखद स्मृतियां क्या थी, मतलब कि दुखद सोच, उस समय के जो जैसा स्थिति हुआ था वैसा जो सोच हुआ था, मतलब वैसा स्थिति में वो क्या सोचते थे, उसके साथ क्या घटनाएं घटती थी, उसकी स्थितियां कैसी थी, इसके विषय में चर्चा करता है इसमें कि लाखों लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा, धार्मिक हिंसा हुई, सांप्रदायिक दंगों से में बड़ी संख्या में लोग मारे गए। अगली बात करते हैं विभाजन का अगला दुष्परिणाम क्या देखने के लिए मिलता है कि संपत्ति और पहचान का नुकसान हुआ। लोग अपनी जमीन, घर और आजीविका को खो बैठे। सांस्कृतिक टूटना, मतलब सांस्कृतिक टूटना देखने को मिला, मतलब पारिवारिक और सामुदायिक विभाजन हो गए, जैसे हिंदू मुस्लिम में हो गया, जाति पाति में हो गया। आशा और संघर्ष, एक नई शुरुआत के साथ कई लोगों ने बेहतर भविष्य की उम्मीद की थी, मतलब विभाजन के समय। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की कि इब्न बतूता द्वारा वर्णित डाक व्यवस्था का वर्णन करें, कि इब्न बतूता के द्वारा आखिर डाक व्यवस्था किस प्रकार वर्णन किया गया। तो इब्न बतूता जो 14वीं सदी का एक प्रसिद्ध मुस्लिम यात्री था, इन्होंने भारत की डाक व्यवस्था को निम्नलिखित प्रकारों से उल्लेख किया है। पहला क्या था, डाक व्यवस्था का स्वरूप कैसा था। तो उसने कहा कि भारत में एक प्रभावी और तेज डाक व्यवस्था थी। यह दो प्रकार की थी। पहला घुड़सवार डाक, मतलब घुड़सवार डाक क्या था कि ये लंबी दूरी को संदेशों के लिए जाने जाते थे, मतलब लंबी दूरी के लिए कौन सा डाक व्यवस्था उपयोग में लाई जाती थी, तो घुड़सवार डाक। और दूसरा क्या था, पैदल डाक, अर्थात छोटी दूरी के लिए। वहीं दूसरी बात करते हैं कि डाक स्टेशनों की व्यवस्था, मतलब कि जो इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था के विषय में चर्चा की है वो दूसरा क्या है, डाक स्टेशनों की व्यवस्था। प्रत्येक 2-3 मील की दूरी पर एक डाक चौकियां स्थापित थी। तीव्रता, अर्थात संदेशों को तेजी से गंतव्य तक पहुंचाने के लिए हर चौकी पर नए घोड़े धावक तैयार रहते थे। फोर्थ की बात करते हैं कि व्यवस्थित प्रणाली, अर्थात यह व्यापार, प्रशासन और सैन्य सूचना के आदान प्रदान में सहायक थी। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं कि अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन करें। अकबर की धार्मिक नीति कौन कौन सी थी, इसका वर्णन करना है। तो देखिए, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता और साम्राज्य की एकता के लिए एक धार्मिक नीति अपनाई थी। सहिष्णुता का मतलब होता है कि सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना, बराबर सहयोग करना। पहला इसमें क्या था, सुलह ए कुल, अर्थात सार्वभौमिक सहिष्णुता, मतलब सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण। दूसरा क्या था, दीन ये इलाही। दूसरा क्या था, दीन ये इलाही, मतलब सार्वभौमिक दीन ये इलाही, विभिन्न धर्मों की अच्छी बातों को सम्मिलित करना। जजिया कर की समाप्ति, गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाले जजिया कर को भी समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4, मतलब कि इसका अगला टॉपिक की बात करते हैं कि धार्मिक संवाद आखिर क्या थे। धार्मिक विचारों के आदान प्रदान के लिए ये बात खाना की स्थापना किया गया। अगला इसमें इसके प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करते हैं। तो अधिकार समानता था, मतलब हिंदू, जैन और पारसी लोगों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया। मतलब कि अधिकतर जो मुगल हुआ करते थे, अकबर को छोड़कर शेष, वो क्या करते थे, स्वयं अपने ही धर्म के लोगों को बड़े बड़े पद देते थे, बड़े बड़े पद पर बैठाते थे। लेकिन ये जो अकबर था वो सहिष्णु था, मतलब कि ये हिंदू, जैन, पारसी सभी लोगों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करते थे। क्वेश्चन मतलब 6 इसका टॉपिक की बात करते हैं कि अंतर धार्मिक विवाह, मतलब राजपूत राजकुमारियों से विवाह करने पर सद्भाव बढ़ाया, मतलब कि ये अंतर जातीय धार्मिक विवाह को भी बढ़ावा दिया। क्वेश्चन वो 49 की बात करते हैं कि मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के कारण, मगध साम्राज्य भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य था। चर्चा कीजिए, मतलब कि मगध साम्राज्य आखिर इतना शक्तिशाली कैसे बना, इसका प्रमुख कारण क्या थे। तो पहला देखते हैं भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति, गंगा, सोन और घाघरा
जैसी नदियों के पास होने से व्यापार और कृषि को प्रोत्साहन मिला। खनिज संसाधन, लोहे की खनिज खदानों की उपलब्धता ने हथियार और औजार बनाने में मदद की। मजबूत नेतृत्व, बिंबिसार, अजात शत्रु, महापद्मनंद जैसे कुशल शासक थे जो मगध साम्राज्य को एक मजबूत नींव प्रदान किए। वहीं बात करते हैं सैन्य शक्ति, शक्तिशाली सेना, युद्ध में उपयोगी के तकनीक भी मगध के पास अवेलेबल था। पांचवा देखते हैं कि व्यापार और अर्थव्यवस्था, व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण और समृद्ध अर्थव्यवस्था भी इसका प्रमुख कारण था। 6 में बात करते हैं कि राजनीतिक कुशलता, मतलब कि राजनयिक गठजोड़ और विवाह संबंध का उपयोग, इसकी प्रमुख क्या था, मगध को एक शक्तिशाली होने का कारण था। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 जो 5 नंबर का प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की विशेषताओं पर लिखिए। मोहनजोदड़ो की क्या विशेषताएं हैं? तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नगर था। तो सबसे पहला विशेषता इसका क्या है कि सुयोजित नगर, सड़कें सीधी और ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। दूसरा क्या था, नालियों का प्रबंधन, उस उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था थी। तीसरा देखते हैं हम लोग महान स्नानागार, मतलब कि महान मतलब बड़ा, सार्वजनिक स्नान की सुविधा थी जिसे धार्मिक अनुष्ठानों से जोड़ा जाता है। अन्नागार, विशाल भंडारण केंद्र थे जहां पे अनाज को क्या किया जाता था, भारी पैमाने पर रखा जाता था और अनाज को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मीटे की ईंटें, मतलब मिट्टी की ईंटें, पक्की ईंटों से घर का बनना, मतलब कि इस सभ्यता में क्या था कि पक्की ईंटों से घरों का निर्माण किया गया था। छठा बात करते हैं इसकी विशेषताओं की कि व्यापार और शिल्प, मन के मतलब गाढ़ा होता है। गहने, मूर्तियों के निर्माण में उत्कृष्टता, ये इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। लिपि और कला भी इसकी एक प्रमुख विशेषताओं में एक थी। अज्ञात लिपि और नित्य मुद्रक में मूर्तियां, मतलब कि अज्ञात लिपि मतलब ऐसा लिपि जो आज तक जिसे डॉक्टर लिखते हैं पता ही नहीं चलता, और नृत्य मतलब कि डांसिंग स्टैचू की जो मूर्तियां थी वो भी अवेलेबल थी। इसकी प्रमुख विशेषताएं थी जैसे कि नटराज की मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 51 जो 5 नंबर का प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह की विफलता के क्या कारण थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका पहला कारण क्या था, संगठन की कमी, मतलब विद्रोह में एकजुट नेतृत्व और स्पष्ट योजना का अभाव था। दूसरा क्या था इसकी प्रमुख विफलता का कारण कि समिति भागीदारी, यह आंदोलन केवल उत्तर भारत तक सीमित रहा और दक्षिण भारत तथा पंजाब इसमें शामिल नहीं हुए। तीसरा बात करते हैं कि इसकी विफलता का तीसरा कारण क्या था कि अधिकारियों की ताकत, मतलब ब्रिटिश सेना प्रशिक्षित और संगठित थी। हथियारों की कमी, मतलब कि विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियार और गोला बारूद नहीं थी। पांचवा बात करते हैं अध्यक्षता का अभाव, मतलब कि अध्यक्षता का अभाव मतलब कोई सर्वमान्य नेता नहीं बन सका। देशद्रोह, कुछ भारतीय रियासतों और नेताओं ने अंग्रेजों का साथ दिया, ये अभी भी भारतीय समाज में विद्यमान है जो भारत को आगे बढ़ने से अभी भी रोकती है। और छठा जो विशेषता जो विफलता का प्रमुख कारण था वो ब्रिटिश रणनीति, अंग्रेजों ने कूटनीति और ताकत का कुशल उपयोग किया था। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। असहयोग आंदोलन के बारे में आप क्या समझते हैं? जी हाँ, असहयोग आंदोलन के बारे में आप क्या सोचते हैं, लिखना है और विस्तार से लिखना है। यदि एग्जाम में आपको नहीं भी पता है तो इससे रिलेटेड बातों को ही लिख देना है। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1920 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ शुरू किया गया था। एक बड़ा अहिंसक आंदोलन था। इसका लक्ष्य क्या था, स्वराज्य प्राप्त करना, मतलब समय का शासन। इसका मुख्य कार्यक्रमों के विषय में चर्चा करते हैं कि मुख्य कार्यक्रम क्या क्या थे, मतलब कि असहयोग आंदोलन को जो बढ़ावा दिया। पहला की बात करते हैं कि सरकारी नौकरियों, स्कूलों और अदालतों का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और खादी का प्रचार किया गया। करों का भुगतान न करना इस आंदोलन की प्रमुख बातें थी। अगला क्या है कि सामूहिक हड़तालें, सामूहिक प्रदर्शन और हड़तालें भी इसका प्रमुख परिणाम था। इस कारण ने भारतीय जनता को राष्ट्रीय की भावना से जोड़ा। 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद इसे गांधी जी ने स्थगित कर दिया। तो ये प्रकार से आप लोग का ये जो बोर्ड मॉडल है वो कंप्लीट होता है। आई होप दोस्तों यह जो वीडियो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं इसी प्रकार के दूसरे वीडियो में।